हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहे। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। विश्व मोटापा दिवस, जो कि 4 जनवरी को मनाया गया। हर साल 4 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक मोटापे के संकट को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देना है। यह विश्व मोटापा संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संस्था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंध रखता है। 2022 की थीम एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट है। थीम इम्पॉर्टेंट होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया है। पहले यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 मार्च कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे, आपको पता है मोटापा एक साधारण समस्या नहीं है। मोटापे के साथ साथ कई अन्य बीमारियां से शरीर ग्रसित हो जाता है, इसलिए मोटापा, उसके लिए एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट एक बहुत अच्छी थीम है कि हर किसी को कार्य करना चाहिए ताकि मोटापे को रिड्यूस किया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एशियाई खेलों का ट्रायल देने वाले एकमात्र नागरिक बने शशांक। गुड़गांव हरियाणा के शशांक सिंह कटारिया, ये आप देख सकते हो, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के एक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक बन गए हैं। उन्होंने 22 से 27 फरवरी 2022 तक RBC मेरठ द्वारा आयोजित नेशनल इक्वेटेशियन चैंपियनशिप एडवांस ड्रेसेस में कई योग्यताएं हासिल की हैं। उन्होंने एडवांस ड्रेसेस में स्वर्ण पदक, एलिमेंट्री ड्रेसेस में कांस्य पदक भी जीता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पुलिसिंग में मदद के लिए FCRF बनाएगा अपनी तरह का पहला सर्च इंजन। IIT कानपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नोएडा ने लखनऊ स्थित थिंक टैंक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन को इनक्यूबेट किया है। FCRF पुलिसिंग में मदद के लिए अपनी तरह का पहला AI पावर्ड बिग डेटा सर्च इंजन विकसित करने के लिए काम कर रहा है। यह अन्य सेवाओं के अलावा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, अपराध मानचित्रण और विश्लेषण में मदद करेगा। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। IIT कानपुर एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलकर साझेदारी में काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण, ये आप देख सकते हो। और ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होगा, ये एक जॉइंट वेंचर में बनी है। भारत और रशिया दोनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई ने 5 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को सफलतापूर्वक मान्य किया गया। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। आपको पता होगा कि हवा से सतह और हवा से हवा दोनों में इसका परीक्षण किया जा चुका है। तो और ब्रह्मोस बहुत शक्तिशाली मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ब्रह्मोस के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं। ब्रह्मोस, आपने ब्रह्मास्त्र भी सुना होगा, तो उसी के तरीके से, मतलब ये भी अद्वितीय है अपने आप में, तो इसलिए इसका नाम उसी से मैच करता है।
और ये दो नदियों के नाम पर हमारे यहाँ की ब्रह्मपुत्र और रशिया में मॉस्को, जो दो नदियाँ उनके नाम से ये शब्द गठित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जियो बर्ड सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो बर्ड सेंटर शुरू करेगा, ऐसा रिलायंस ने घोषणा की है। वर्तमान और अगले वर्ष यानी कि 22 और 23 के दौरान इसका चरणबद्ध उद्घाटन होगा। भारत में अपनी तरह के पहले गंतव्य जियो बर्ड सेंटर में एक सांस्कृतिक केंद्र, अत्याधुनिक सम्मेलन सुविधा और बहुत कुछ शामिल है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बर्ड्स सेंटर बन रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केरल पुलिस प्राप्त करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण। केरल पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल देश की पहली ऑन कैंपस डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इसमें उनकी मदद कर रही है। ठीक है, मार्च 2022 में पल्लीपुरम में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के परिसर में एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस विभाग के लिए जिम्मेदारीपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में क्षमता निर्माण शुरू किया गया। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केरल की जो पुलिस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, क्योंकि आज के टाइम पर साइबर और भी कुछ क्राइम्स इतने डिजिटलाइज हो रहे हैं। इंडिया क्योंकि डिजिटलाइज कर रहा है तो क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करना आप पहले से सतर्क रहो पुलिस, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों को पुलिस को अपग्रेड करना चाहिए एंड ये स्टेप अच्छा है कि केरल ने एआई की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी अपनी पुलिस सेना को देगी या पुलिस बल को देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों आज के टाइम पर 5th जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर सकते हैं क्राइम को कंट्रोल करने में। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रहा है भारतीय सेना। भारतीय सेना के ड्रैगर डिवीज़न ने जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग के सहयोग से 4 मार्च 2022 को गुलमर्ग में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हो। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 19 इन्फेंट्री डिवीज़न अजय चांदपोरी ने उत्सव का उद्घाटन किया है। यह आयोजन 6 मार्च तक चलेगा और इसका मकसद घाटी में अमन चैन कायम रखना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना का स्टेप है और भारतीय सेना लगातार प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उसमें अमन चैन कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। और भारत सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें मुख्य धारा में लाया जा सके, वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इसी के चलते वहाँ पर विकास की नई नई घोषणाएं की जा रही हैं। लाइक अभी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। वहाँ पे अभी जन भागीदारी पोर्टल, मनोज सिन्हा जी ने जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया और अभी इससे आपको पता होगा कि एक वहाँ के गांव को दुग्ध क्षेत्र घोषित किया था, जरी जो गांव है, और भी कई योजनाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों का जितना डेवलपमेंट होगा उस रीजन का, तो वहाँ के लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अलगाव से कटेंगे। तो यही सब करना केंद्र सरकार का उद्देश्य है, ताकि वहाँ के लोगों को, क्योंकि अलगाव या द्वेष जब भी आता है तो वो आर्थिक वंचना के कारण आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कुछ भी हो या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्थिक प्रक्रियाएं शुरू की जाएं, ताकि वहाँ के लोग अधिक से अधिक आर्थिक प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली सक्सेस हैं तो आप में अलगाववाद की भावना कम देखने को मिलती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो इसलिए केंद्र सरकार इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रख रही है कि वहाँ पर कुछ नए नए काम कराते रहें। लाइक अभी वहाँ पर अमार ग्रुप जो है, जो दुबई की बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनाई है, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल खोलने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे विकास
के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। FDI की अनुमति जम्मू कश्मीर दे चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ढाका में हुआ स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन। 4 मार्च 2022 को ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किया गया। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। स्टडी इन इंडिया इसने सार्क, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में फैले 150 से अधिक देश के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित किया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत ने अपना खुद का लक्ष्य भी रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि हायर एजुकेशन में हम ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित करें जिससे विदेश के अधिक से अधिक लोग भारत की ओर उन्मुख हों, ताकि उन्हें लगे कि भारत की शिक्षा बहुत अच्छी है तो वो वहाँ से भारत आएँ। ये लक्ष्य रखा गया जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप अपने अगर आप अपने हायर एजुकेशन बहुत अच्छी है इंडिया की, काफ़ी रिसर्च भी पब्लिश करती है, बट अभी हमें और काफ़ी ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तो उनमें भारत काफ़ी पीछे रहता है, और सिर्फ मेनली उसमें रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, जो IITs हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो हैं वही मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, या फिर IIM हैं। तो इसलिए भारत को ज़रूरत है कि ना सिर्फ भारत के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका या मेजर रोल प्ले करें, बल्कि आध्यात्मिक, जो कि भारत की एक पहचान रही है, तो आध्यात्मिक क्षेत्रों की जो पढ़ाइयाँ हैं, लाइक बहुत सारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज विदेशों के छात्र इच्छुक हैं कि अध्यात्म को भी वो जाने पढ़ें, तो उसमें भी भारत को बहुत अच्छा करके दिखाने का एक स्कोप है, जो ज़रूरत है कि भारत को इस क्षेत्र में प्रयासरत रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण। मैंने कल भी आपको बताया था कि कवच का परीक्षण चल रहा है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की है कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टक्कर बहुत कम हो गई है, दुर्घटना बहुत कम हो गई है भारतीय रेलवे में, बट फिर भी कम और नन, ज़ीरो में अंतर होता है। इसलिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि कम को जीरो में बदला जाए। ठीक है, क्योंकि जितनी जन सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है उससे शायद ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। उन्होंने 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट स्थल पर कवच प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, और कवच ने सामने वाले अन्य लोकोमोटिव से 380 मीटर पहले ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक दिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे भी कोई दुर्घटना के अगर किसी वजह से चांसेस बनते भी हैं तो स्वचालित ट्रेन्स जो इंजन हैं वो खुद से रुक जाएंगे। चलिए, और दुर्घटना टल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूके इंडिया इनोवेशन सेंटर ने सस्टेनेबल कुकिंग प्रोजेक्ट को शुरुआत किया है। कूलिंग प्रोजेक्ट को यूके इंडिया सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा तेलंगाना सरकार के साथ जुड़ा गया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा कुशल प्रशीतन के परिनियोजन में तेजी लाना है। सस्टेनेबल कूलिंग एंड कोल्ड चेन में उत्कृष्टता केंद्र खाद्य और वैक्सीन वितरण में प्रायोगिक अनुसंधान कार्य करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि प्रशीतन यहाँ पे अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है प्रशीतन की, तो इसलिए एक राज्य सरकार द्वारा स्टेप लिया जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। मैंने आपको कल भी बताया था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। इसका आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, पहला चरण 5 मार्च को मांडवी से शुरू होगा, गोवा यानी कि, और 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा। तो सागर परिक्रमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने की CSC ग्रामीण ई स्टोर के साथ साझेदारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने भारत सरकार की पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण
ई स्टोर्स के साथ साझेदारी की है। साझेदारी महिंद्रा वाहन की पूछताछ को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। CSC के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर के उद्यमी ब्लिज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताएंगे और अधिकृत डीलरों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए M&M के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ खरीदे के इरादे को साझा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 4 मार्च 2022 को आभासी रूप से प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का पूर्ण सत्र सुधारों और बाजार संघनीकरण विषय पर था। इसमें प्रतिस्पर्धा और विनियमन, अनुभवजन्य पूछताछ और प्रतिस्पर्धा कानून और नीति मुद्दे और दृष्टिकोण पर 2 तकनीकी सत्र भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 5 मार्च को संस्कृति मंत्रालय करेगा स्वच्छाग्रह का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय में ये न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सुलभ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप, के सहयोग से 5 मार्च को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम स्वच्छाग्रह आयोजित कर रहा है। आयोजन 2 सत्रों में होगा। इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक गान और स्तोत्र गान की परंपरा पर आधारित दुनिया के एकमात्र संगीत बैंड ध्रुव संस्कृत बैंड का प्रदर्शन भी होगा। तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति से भी इसको जोड़ा जा रहा है और स्वच्छता तो है ही है, तो स्वच्छाग्रही बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर सेक्टर के लिए निवेश की घोषणा की गई है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। उन्होंने लॉन्गलेंग में अत्याधुनिक आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की है। 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल और 10 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल विकसित किया जाएगा नागालैंड में, ऐसा सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल SF रोड्रिग्स का निधन हो चुका है। 1990 और 1993 के बीच भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल जो कि सेवानिवृत्त थे, सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स का मार्च 2022 में निधन हो गया। सेना में अपनी 40 से अधिक वर्षों तक सेवा के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों तक कार्य किया और 2004 से 2010 के बीच वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें 8 नवंबर 2004 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अडानी सोलर स्मार्ट पावर संयुक्त रूप से करेंगे सोलर रूफटॉप पैनल का प्रचार। रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायक अडानी सोलर और स्मार्ट पावर इंडिया ने एक गैर वित्तीय और गैर वाणिज्यिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सौर रूफटॉप पैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में अडानी सोलर के चैनल भागीदारों के माध्यम से 5 मेगावाट सौर परियोजना प्राप्त करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक चरण उत्तर प्रदेश में लगभग 5 चैनल भागीदारों के साथ शुरू होगा। तो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी। और सरकार जो है, मतलब केंद्र सरकार, तो ऊर्जा में जो भी हमारी ऊर्जा आवश्यकता है उसमें सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान को काफ़ी बढ़ाना चाहती है। सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कारपोरेशंस हो, चाहे खुद भारत सरकार हो, बहुत सारे सोलर प्लांट लगा रही है, चाहे वो पवन प्लांट हो, एयर, ठीक है, तो वो लगाए जा रहे हैं। और अब इसमें एक नया कंसेप्ट फ्लोटिंग प्लांट का आया, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का, जिससे जगह की भी बचत होती है और आप काफ़ी बड़े लेवल पर एक प्लांट लगा सकते हो। तो ये इसी दिशा में एक प्रयास है अडानी ग्रुप द्वारा कि वो 5 मेगावाट सौर परियोजना प्राप्त करने के लिए
सेंटर स्थापित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री 6 मार्च को पुणे जाएंगे और पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है 6 मार्च का। इस परियोजना से पुणे में शहरी आवाजाही के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा ही रखी गई थी। प्रधानमंत्री पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। R.K. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री जी कहीं भी विजिट करते हैं तो विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो कहाँ कहाँ गए ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें इसमें से याद रखनी होंगी। लाइक शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया, तो पुणे में। इसके अलावा उन्होंने एक लक्ष्मण आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। ठीक है, ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके अलावा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को और पुणे मेट्रो को भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। इससे पहले आपको पता होगा कि राजशाही में अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के राजनयिकों की बैठक हुई थी। ठीक है, राजशाही एक शहर है और अब ये नई दिल्ली में हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टी मॉडल संपर्क पर उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। भारत बांग्लादेश CEPA पर संयुक्त अध्ययन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसा इस बैठक में निर्णय लिया गया है। CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, जो व्यापार में योगदान देने के लिए, समग्र योगदान देने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक आर्थिक योगदान देने के लिए किया जाता है दो क्षेत्रों के बीच, दो संप्रभु क्षेत्रों के बीच, ताकि उनके बाजार में कुछ पहुंच उपलब्ध कराई जा सके और दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार साझेदारी करके लाभ उठा सकें, ताकि उनके दूसरे देश तक अपने प्रोडक्ट को, एक देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश इस दिशा में प्रयासरत हैं। आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। दुबई के साथ किया गया है CEPA। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ चर्चा चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोयला मंत्रालय 7 मार्च 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह मनाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोयला मंत्रालय प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। 7 मार्च से 11 मार्च 2022 तक देश भर में विशेष समारोह का कार्यक्रम का आयोजन करेगा कोयला मंत्रालय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, और समारोह कहाँ पर हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय नौसेना ने लंबी रेंज की जमीन पर हमला करने में सक्षम भारतीय ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मैं आपको न्यूज़ बता चुका हूँ कि भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नर्सिंग कॉलेज में सैन्य नर्सिंग सेवा का दीप प्रज्वलन समारोह आयोजित किया गया। नर्सिंग कॉलेज BSc प्रथम वर्ष के नर्सिंग छात्रों का दीप प्रज्वलन समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान 30 नर्सिंग कैडेटों ने छात्रों की यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी व्यावसायिक जीवन यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल A.K. जिंदल इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 संपन्न हो गया। मैंने आपको बताया था कि बहुपक्षीय मिलन चल रहा था। मिलन अभ्यास कहाँ चल रहा था? विशाखापट्टनम में। तो ये संपन्न हो चुका है। मिलन के 11वें संस्करण का समुद्री चरण 26 जहाज़ों, 1 पनडुब्बी, 21 विमानों ने भाग लिया था। 4 मार्च 2022 को संपन्न हो गया है। साझेदार नौसेनाओं के बीच अनुकूलता, पारस्परिकता, आपसी समझ तथा समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए नौसेना प्रचालनों के सभी तीनों चरणों में जटिल तथा उन्नत अभ्यास किए गए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो विभिन्न सेनाओं के दस्ते और उनके प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम SBMU स्वच्छ भारत मिशन अर्बन
2.0 द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रारूप का सम्मेलन में शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने सोशल एंटरप्राइजेज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज एनकरेजिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट मैनेजमेंट एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए न्यूज़ द्वार से लग गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज संपदा के संवर्धन पर अपना ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया है। संगठन ने अपना 172वां स्थापना दिवस मनाया। भारत की प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सभी कार्यालयों में अपने 172वें स्थापना दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया और जीएसआई के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह गरखल ने इस समारोह का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। JNC ASR में स्कूल ऑफ एडवांस मटेरियल की आधारशिला का अनावरण किया गया। ये आप देख सकते हो। अब JNC ASR क्या है? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की सभी सामग्री अनुसंधान गतिविधियों को एक साथ लाने के लिए स्कूल ऑफ एडवांस मटेरियल की आधारशिला का अनावरण किया गया है। बीते 30 साल के दौरान यह देश और दुनिया में सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में पर्यटक घाट और रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। ये आप देख सकते हो, सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं, साथ ही साथ ये आयुष मंत्री भी हैं। तो इन्होंने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने डिब्रूगढ़ में यानी कि असम में पर्यटक घाट का और रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वाटर टैक्सी जो कि कहाँ पर चली आप मुझे प्लीज़ बताइए। महाराष्ट्र में, तो इन्होंने महाराष्ट्र में वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया। और इसके अलावा इन्होंने हैदराबाद में, आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद में हार्टफुलनेस सेंटर का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये आयुष मंत्री हैं, आप याद रखिए। ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको करंट अफेयर को रिवाइज करने में या फिर करंट अफेयर को जानने में डेली बेसिस पर काफ़ी मदद मिलती होगी वीडियो के माध्यम से। और अगर आप वीडियो को डेली बेसिस पे देखेंगे तो आप अपने करंट अफेयर को डेली कवर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप एक दिन में कवर कर सकें या मतलब आप तैयार कर सकें, क्योंकि करंट तभी करंट है जब आप उसे डेली पढ़ते हैं। डेली आपको पता होता है कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर आपने उसे एक महीने बाद पढ़ा फिर वो करंट नहीं रहा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप किसी वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे हो या फिर किसी और के भी, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं स्टूडेंट में लाइफ में, तो वो आप किसी और के थ्रू समझ सकते हैं जो आपको समझा रहा है। तो प्रेफर यही करना चाहिए कि करंट अफेयर को मंथली मैगजीन से ना पढ़ के रोज़ डेली बेसिस पे, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ें या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ें, ताकि करंट को आप पढ़ सकें। ठीक है, अगर आपने एक महीने बाद पढ़ा तो फिर हिस्ट्री बन गई और उसे पढ़ने से बेहतर है, और फिर वो याद भी नहीं होती है। ना ही एक मैगजीन में इतना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं वो, तभी हमें लगता है कि पेपर में जो करंट अफेयर आया वो तो किसी काम का ही नहीं था, वो तो आउट था, किसी मैगजीन से आया नहीं। लेकिन अगर आप उसे डेली पढ़ेंगे तो जितना भी करंट अफेयर डेली बनता है वो आपको याद भी रहेगा और आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसमें आपका सारा करंट अफेयर कवर भी होगा, पेपर में भी करंट अफेयर वहीं से आएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर करें और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 20 to 30 अप्रॉक्स पॉइंट्स होते हैं डेली के, आपको जो याद रखने हैं और वो याद हो जाते हैं ईजिली। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ भी स्टार्ट करवा दूंगा। मैंने पहले भी कहा था लेकिन मुझे कुछ रिक्वेस्ट नहीं आई,
तो मैं फिर से आपसे बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्विज़ खेलनी है, क्विज़ प्ले करनी है ताकि आपको एसेस कर सकें कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करिए। मैं डेली बेसिस पर क्विज़ अपलोड कर दिया करूँगा करंट अफेयर की। आप वहाँ पे जाके क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है एटलीस्ट करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर हर पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करंट अफेयर ईजिली आप कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। थैंक यू।